मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गन लेकर किसी से लड़ाई करने को तैयार खड़ा है। यहाँ के माहौल के हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। इसके बाद सीन कट होकर हमें 28 साल पीछे ले जाता है। हम अब उसी आदमी को दोबारा देखते हैं जिसका नाम डैन होता है। डैन के घर में पार्टी चल रही है क्योंकि उसकी बेटी मैरी का बर्थडे हो रहा है। वह अपनी वाइफ से बात करने के लिए जाता है। तब उसकी वाइफ बताती है कि उसके डैड बर्थडे कार्ड लेकर के आए थे। ये सुनकर वो खुश नहीं होता और कार्ड फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी अपने डैड से बनती नहीं है। डैन एक बायोलॉजी का टीचर था बट उसने एक रिसर्च सेंटर में भी जॉब के लिए अप्लाई की थी। उसी जॉब के सिलसिले में उसे कॉल आता है तो बात करने के लिए बाहर आ जाता है और इसे यहाँ पता चलता है कि वो लोग इसे रिजेक्ट करती है क्योंकि ये उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है, गुस्सा होता है। फिर वापस घर आकर के अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठ जाता है। यहाँ टीवी में फुटबॉल मैच चल रहा है जिसे वहाँ सब लोग देख रहे हैं। तभी ग्राउंड में काफी तेज रोशनी चमकती है और उसी रोशनी से बहुत सारे इंसान निकलकर स्टेडियम में बाहर आते हैं। यह नजारा देखकर वहाँ बैठी भीड़ और घर में मौजूद लोग भी डर जाते हैं। जो इंसान आए थे उसमें से एक लड़की कहती है कि हम लोग 30 साल पहले फ्यूचर से आए हैं। हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमारे दुश्मन इंसान नहीं है बल्कि एक जीव है। हमारे पास सिर्फ अब कुछ ही समय बचा है। लगभग 11 महीने बाद धरती पर इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि आप भी इस वॉर में शामिल होकर हमारी हेल्प करें। तभी आने वाले फ्यूचर में इंसानों का वजूद बच पाएगा और आप ही लोग हमारी आखिरी उम्मीद है। अब हमें 12 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज में खबरें आ रही होती है कि अब दुनिया से 5 लाख इंसानों को फ्यूचर में वॉर करने के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम लोग वापस आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी से ही इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या जो सरकार ने फैसला लिया वो सही था या फिर गलत? अब हम डैन को देखते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अभी इस वक्त दुनिया में जो चल रहा है, मौजूदा हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। डैन उनसे कुछ और अलग टाइप की बात करने की कोशिश करता है, कुछ सवाल पूछता है पर बच्चे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते सिवाय एक के। पर वो भी कोई सवाल नहीं पूछता क्योंकि उस बच्चे को सिर्फ वेलकॉनो से ही रिलेटेड सवाल पूछने में मजा आता है। यह सब बात चल ही रही होती है तभी डैन के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अपने नजदीकी ऑफिस में या सेंटर में जाकर अपना चेकअप कराएं। डैन वहां पहुंच करके अपना चेकअप कराता है। एक मशीन की मदद से उसके हाथ में एक डिवाइस फिट कर देते हैं। तब वह डैन को बताते हैं कि तुम्हें बीमारी है और वो डैन को बताते हैं कि 7 साल बाद वो मर जाएगा। यह सुनकर डैन एकदम से शॉक हो जाता है। अब वह लोग उसे बताते हैं कि वो फ्यूचर में वॉर करने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि आपकी मर्जी हो या ना हो फिर भी आपको फ्यूचर में जा करके लड़ाई करनी ही पड़ेगी। अब वो जाकर अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है और कहीं दूर भाग जाने को कहती है, पर जो डिवाइस उसके हाथ पर लगा हुआ है वो लोग उसकी मदद से उसको ट्रैक कर सकते हैं चाहे वो कहीं पर भी जाए। उसकी वाइफ कहती है कि इस डिवाइस को बस एक ही इंसान निकाल सकता है, वो है तुम्हारे डैड। लेकिन वो अपने डैड से मिलने के लिए मना करता है बट उसकी वाइफ उसे जैसे तैसे मना ही लेती है। अब डैन अपने डैड से मिलने जाता है, उनसे डिवाइस को निकालने की हेल्प मांगता है। उसके डैड गैराज में महंगे प्लेन्स को ठीक करते हैं। उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तब हमें पता चलता है कि डैन जब छोटा था तब उसके डैड उसे और उसकी मॉम को बिना बताए अचानक छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो अपने डैड को पसंद नहीं करता। उन दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर के बहस हो जाती है। फिर डैन वहाँ से गुस्सा होकर के चला जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसने फ्यूचर में जाकर वॉर में लड़ने का फैसला ले लिया है। वाइफ अपने दिल पर पत्थर रख करके मान जाती है, पर उसकी एक छोटी सी बेटी है तो अब डैन उसे भी मनाने जाता है। वह इतनी छोटी थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह उससे झूठ कह देता है कि वो कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा है और कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। अब डैन सबको बाय बोल करके वही कैंप पहुंच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि काफी भारी मात्रा में और भी लोग फ्यूचर में जाने के लिए बुलाए गए हैं। वह सब लोग आम जनता ही है। यहाँ कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, इसीलिए उनको लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर डैन का चार्ली नाम का एक दोस्त भी बन जाता है। अब यहाँ पर उनकी क्लासेस भी होती है ये बताने के लिए कि वो लोग फ्यूचर में किस चीज से डील करने वाले हैं, मतलब किस चीज से लड़ने वाले हैं। अब उन लोगों को 7 दिन बाद फ्यूचर में जाना था तो वो लोग वहीं पर रह रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है। वहाँ की लीडर डैन को बताती है
कि फ्यूचर की एक लैब में व्हाइट स्पाइक्स ने हमला कर दिया है। अभी वहाँ बस एक ही लैब बची हुई है जिसमें उन स्पाइक्स को मारने की रिसर्च चल रही है। तो अगर वह बर्बाद हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अब सभी फ्यूचर वॉर में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ एक तेज रोशनी से भरी पाथ बन जाती है। अब सब बारी बारी वहाँ से फ्यूचर में जाने लगते हैं। जब ये लोग हवा पे होते हैं तभी वहाँ पर सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, तो ये लोग जमीन पर लैंड नहीं कर पाते, हवा पे ही इनको छोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोग स्विमिंग पूल में गिरते हैं, कुछ लोग नीचे गिरते हैं। जो लोग नीचे गिरते हैं वो मर जाते हैं, जो स्विमिंग पूल में गिरते हैं वो बच जाते हैं। इसमें से डैन भी बच जाता है। तब एक लेडी कमांडर वहाँ की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो किसी से वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो फाइनली डैन से कनेक्ट होता है। वो कमांडर उसके बारे में देखती है कि वो पहले भी आर्मी में ही था। वो बताती है कि रिसर्च टीम वहीं के लोकेशन में फंसी हुई है, तो तुम लोगों को वहां पर जाकर उन्हें रेस्क्यू करना होगा। लेकिन यह काम तुम लोगों को जल्दी करना होगा क्योंकि वहां पर बॉम्बिंग होने वाली है और यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है व्हाइट स्पाइक्स, क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद है। जितना जल्दी हो सके तुम लोग उस लैब में पहुंचो। फिर वह लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि पूरा का पूरा मॉल तहस नहस हो चुका है और सारे लोग मारे गए थे। वहीं एक आदमी व्हाइट स्पाइक्स के कुछ नाखून को तोड़कर अपने पास रख लेता है, जिसे देखकर कुछ लोग अजीब फील करते हैं। अब कमांडर वहाँ रखे जरूरी हार्ड ड्राइव और कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल लाने को कहते हैं। अब वहाँ सारे लोग सब कुछ लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें आहट मिलती है कि व्हाइट स्पाइक्स यहाँ पर आ चुके हैं। जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो व्हाइट स्पाइक्स उन्हें ही देख रहा होता है। वह लोग तेजी से भागने लगते हैं और व्हाइट स्पाइक्स पर हमला भी करते हैं। काफी लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। व्हाइट स्पाइक्स एक तरह के एलियंस होते हैं जो कि काफी भूखे थे और इंसान उनका खाना। फिर वहीं पर बॉम्बिंग करने के लिए प्लेन भी उड़ जाती है। ये टीम कुछ एलियन को मारने में कामयाब तो हो जाती है। वही हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वह लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब इस टीम में जितने भी लोग बचे थे वह सब पूरा दम लगाकर उन एलियंस का सामना करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब चार्ली अपने आप को एक बेस कैंप में पाते हैं जहाँ पर सभी तरफ आर्मी ही दिखाई पड़ रही थी। वहाँ पर उन्हें एक लाल टी शर्ट वाला आदमी दिखता है जिसने एलियन का नाखून चुराया था। डैन उससे पूछता है कि सब लोग जो साथ में थे उनका क्या हुआ, तो ये आदमी कहता है सभी लोग मारे गए। फिर वो आदमी अपने बारे में उन्हें बताता है कि उसे कैंसर है और वो 6 महीने बाद मर जाएगा, तो इसीलिए वह कुछ करके मरना चाहता है। और ये व्यक्ति पहले भी फ्यूचर में आकर के उनसे लड़ाई कर चुका है और वो वापस भी गया है, लेकिन ये व्यक्ति दोबारा से फ्यूचर में आया है लड़ाई करने के लिए। अब कमांडर ने डैन को मिलने के लिए बुलाया होता है। डैन फिर कमांडर से मिलने जाता है। कमांडर डैन को लैब से सारी चीजों को लाने के लिए थैंक यू बोलती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कमांडर कोई और नहीं बल्कि डैन की बेटी मेरी है। वो फ्यूचर में है तो उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है। डैन उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है, बट मेरी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई देती। मेरी उससे कहती है कि सारी दुनिया खत्म होने वाली है। उसने उसको इसलिए नहीं बुलाया कि वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बल्कि उसे खास रीजन के लिए फ्यूचर में बुलाया है। डैन उससे वो रीजन पूछता है तो मेरी कहती है कि सही टाइम आने पर वह बता देगी। अब यहाँ पर मेरी डैन को अपने फादर की तरह नहीं बल्कि एक टीम मेंबर की तरह ट्रीट करने लगती है। अब मेरी डैन को एलियन के घोंसले के बारे में बताती है कि उसने अब तक जितने भी एलियंस देखे हैं वह सब मेल थे, पर फीमेल मेल से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं। वो लड़ाई नहीं करते, बस बच्चे प्रोड्यूस करती है और मेल उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वो कहती है कि हमने जो टॉक्सिन बनाया था उसे मेल एलियन को तो मारा जा सकता है बट फीमेल को नहीं मार सकते, इसीलिए वो फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं ताकि वो पता लगा सके कि वो क्यों नहीं मरती और उससे टॉक्सिन कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर टॉक्सिन को आप एक तरह का वैक्सीन समझ सकते हैं जिससे कि एलियन मर सकते हैं और वही टॉक्सिन उनकी लास्ट होप है। फिर अगले पल मेरी, डैन और उसकी टीम घोंसले के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर रास्ते पर मेरी बताती है कि पहले ये लोग सिर्फ यहीं पर थे पर अब पूरी दुनिया पर फैल गए हैं। वो बताती है कि ये एलियंस जब इस धरती पर लैंड हुए थे तो उनका सिर्फ रडार या सैटेलाइट कहीं पर भी नहीं दिखा था। किसी को भी नहीं पता चला कि वो लोग कब आए और कैसे आए और फिर धीरे धीरे हर जगह फैल गए। उनके कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, बस हम उनका खाना है और वह बस भूखे हैं। अब वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और मेरी डैन को यही हेलीकॉप्टर में रहने को कहती है और खुद नीचे घोंसले के अंदर चली जाती है। वहाँ सारे लोग फीमेल स्पाइक्स को पकड़कर पिंजरे के अंदर डालने की कोशिश में लगे हुए हैं।
बट वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि किसी की भी हाथ नहीं आ रही थी और लोगों को मारे जा रही थी। तभी ऊपर डैन देखता है कि फीमेल एलियन को बचाने के लिए वहां पर मेल एलियन की पूरी फौज आ रही है। अब वो भी नीचे घोंसले में उतर जाता है और उन लोगों की उस स्पाइक्स को पकड़ने में हेल्प करता है। काफी मशक्कत करने के बाद वह फीमेल एलियन को केज में डाल देते हैं। जब ये इसे हेलीकॉप्टर द्वारा ले जा रहे थे तब पूरी एलियन की फौज उनके पीछे पड़ जाती है। डैन और मैरी इन एलियंस को मारते हुए बड़ी मुश्किल से बचते बचाते समुद्र के किनारे आ जाते हैं। अब मैरी डैन पर गुस्सा होकर कहती है कि जब मैंने आपको कहा था कि हेलीकॉप्टर में ही रहना तो फिर आप नीचे क्यों आए? तब डैन कहता है कि मैंने तो बस हेल्प की और अपनी बेटी को बचाया, मेरा फर्ज था क्योंकि मैं अब भी तुम्हारा पिता हूँ। फिर डैन मैरी से पूछता है कि वो किस बात से नाराज है, आखिर हुआ क्या था? तो मैरी बताती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैं 12 साल की थी तब आप और मॉम अलग हो गए। जब मैं 14 साल की थी तब आप दोनों ने डिवोर्स ले लिया और जब मैं 16 की हुई तब आप हॉस्पिटल में थे और आप वहीं पर मर गए। इन्हीं सब बातों की वजह से मैरी उससे काफी नाराज थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी और डैन एक लोकेशन पर आ जाते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी। अब वहाँ फीमेल एलियन को जंजीरों से बांध कर रखा गया था और बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया ताकि वह शांति से रहे। मैरी उसका ब्लड सैंपल निकाल कर उससे टॉक्सिन बनाने की कोशिश कर रही होती है। उसे बहुत सारे टेस्ट करने थे जिसमें से एक ही टेस्ट पास होने वाला था जिससे कि टॉक्सिन बन सकती थी, लेकिन हर टेस्ट आधे में ही फेल हो जा रहा था। अब वहीं पर डैन आ जाता है और उससे पूछता है कि उसने कहा था कि उसको किसी रीजन की वजह से यहाँ पर बुलाया गया है, तो वो रीजन आखिर है क्या? तब मैरी डैन से कहती है कि यहाँ अगर हमने टॉक्सिन बना भी लिया तो हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम यहाँ पर उसे और भी ज्यादा मात्रा में बना पाए, इसलिए आपको इस टॉक्सिन को अपने टाइम पे ले जाना होगा और वहाँ पर इस टॉक्सिन को भारी मात्रा में प्रोड्यूस करके आने वाले एलियन अटैक के लिए तैयार होना होगा और इसी से ही सब कुछ सही हो पाएगा। आप मेरे डैड हैं, इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है और इसी रीजन की वजह से मैंने आपको यहाँ फ्यूचर में बुलाया है। ये सब कुछ सुनकर डैन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर मैरी मरने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिन को बना करके उसको यूज करना नामुमकिन था। तभी वहाँ हो रहे टेस्ट में एक कामयाबी मिल जाती है और टॉक्सिन सैंपल तैयार हो जाता है और इधर अचानक फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अब वहाँ पर भी मेल एलियन आना शुरू कर देते हैं। इनके हाईटेक हथियार भी इन एलियंस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये एलियंस बहुत ही ज्यादा तादाद में है, इसीलिए एलियन इन पर भारी पड़ते हैं। अब ये मेरी की जिम्मेदारी थी कि डैन टॉक्सिन लेकर के सेफली पास्ट में पहुंच जाए, तो वो डैन को प्रोटेक्ट करने लगती है। एलियन ने अब चारों तरफ से हमला कर दिया था तो वो दोनों उन सभी एलियन से भिड़ जाते हैं। इसी बीच मैरी को एक एलियन स्पाइक घायल कर देता है और मैरी को पता था कि वह बच नहीं पाएगी, तो वह डैन को जाने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि जो भी मैंने उस समय कहा था वह सब गुस्से में कहा था, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो उससे कहती है अब आपको ही सब कुछ करना होगा ताकि जो हो रहा है वो कभी ना हो। तभी वहाँ पर फीमेल एलियन आकर मैरी को घसीट कर ले जाती है। डैन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है, पर डैन फ्यूचर से निकलकर अपने प्रेजेंट में पहुंच जाता है। डैन फिर तुरंत ही वहाँ के लीडर से मिलता है और कहता है कि इस टॉक्सिन को भारी मात्रा में प्रोड्यूस करो और इसे फ्यूचर में भेजना शुरू करो। तब लीडर बताती है कि फ्यूचर से हमारा कनेक्शन टूट चुका है और हम वहाँ पर कभी नहीं जा पाएंगे। अब ये सुनकर डैन एकदम दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त चार्ली भी वहीं पर है। डैन फिर यहाँ से अपने घर जाकर अपने बीवी और बेटी मैरी से मिलता है। उसने जो फ्यूचर में देखा था उसकी वजह से मैरी को लेकर उसकी केयरिंग और भी बढ़ जाती है। फिर डैन अपनी वाइफ को बताता है कि वह फ्यूचर में मैरी से मिला था। मैरी ने जो भी टॉक्सिन दिया है उसकी वजह से हम सभी आगे जिंदा बच पाएंगे। अब डैन उस आदमी से मिलता है जिसने एलियन का नाखून निकाला था। डैन उससे कहता है कि हमारे पास अभी भी एक चांस है जिससे कि होने वाली वॉर को हम रोक सकते हैं। वो आदमी डैन की बातों से सहमत नहीं हो रहा था, बट डैन कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वो आदमी डैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके पास जो नाखून था वो लोग उसे लैब में टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उस नाखून में वोल्केनो की राख लगी हुई थी। एलियंस ने पहला हमला रसिया में किया था, बट वहां तो कोई भी वोल्केनो नहीं है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो राख रसिया की नहीं बल्कि चाइना की है। डैन को याद आता है कि उसके क्लास में एक लड़का है जो वोल्केनो एक्सपर्ट है, तो वो लोग उसी लड़के के पास चले जाते हैं
लड़का बताता है कि 1946 में चाइना में वोल्केनो फटा था और उसकी राख रसिया तक गई थी। वो राख वहां जमा हो जाने के बाद वो बर्फ से ढक गई और वहां पर ग्लेशियर बन गया। अब उनका दिमाग चलता है कि एलियन 2048 में नहीं बल्कि कई साल पहले 1946 के टाइम पर ही आ गए थे, इसीलिए उनका एलियन शिप किसी रडार वगैरह में नहीं दिखा। जब 2048 में ग्लेशियर पिघला तो वो एलियन वहां से बाहर निकल आए। अब वो लोग आर्मी के लीडर से मिलकर रसिया जाने की बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वहीं पर एलियंस भी मौजूद हैं, बट वो उन्हें रसिया जाने की परमिशन नहीं देता। तब डैन को ख्याल आता है कि एक ही आदमी है जो हमें वहां तक ले जा सकता है और वो व्यक्ति थे डैन के पिताजी। डैन अपने डैड से मिलता है और उनसे सारी बातें बताकर हेल्प मांगता है। अब बाप तो बाप होता है, वो भला अपने बेटे की हेल्प क्यों ना करे, तो वह उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करके वो लोग उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं। जब वो लोग बम ब्लास्ट करके बर्फ हटाते हैं तब उन्हें अंदर जाने का एक रास्ता दिखता है। वह जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप है। इनका सिंपल सा प्लान था कि एलियंस को टॉक्सिन देकर पहले ही मार डालना, तो वो लोग स्पेसशिप को काट कर अंदर घुस जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप की खराब लैंडिंग हुई थी, इसीलिए अब तक बाहर नहीं आ पाए और सारे एलियंस डीप स्लीप में थे। फिर वो लोग टॉक्सिन देकर सारे एलियंस को मारने लगते हैं। फिर अचानक किसी कारण से वहां पर सारे एलियन जाग जाते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि वो पूरा का पूरा स्पेसशिप उड़ा देंगे, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, ताकि सारे एलियंस वहीं पर मर जाएं। अब ये करने के लिए वो नाखून वाला आदमी अपना सैक्रिफाइस मतलब उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं रहकर पूरे स्पेसशिप को बम से उड़ा भी देता है। डैन और उसके दोस्त और चार्ली कैसे भी करके बच जाते हैं। उसके डैड बताते हैं कि एक एलियन वहां से बचकर भाग निकला जो कि काफी बड़ा था। तब डैन समझ जाता है कि वो एक फीमेल एलियन थी। अब इससे पहले कि वो अपने बच्चे देकर और भी एलियंस पैदा करे, वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें वो एलियन मिल जाता है और वह लोग उस एलियन से अलग अलग तरीके से लड़ने लगते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी तो आसानी से वो हार नहीं मान रही थी। तब डैन के डैड उसकी आंखों में कुछ घुसेड़ कर उसे अंधा कर देता है, पर वह फिर भी हार नहीं मान रही होती। वो टॉक्सिन से उस एलियन का चेहरा पूरा जला देते हैं, पर फिर भी वो एलियन लड़ती रहती है। फिर डैन और डैन के डैड दोनों मिल करके उस पर फायरिंग करते हैं और जैसे तैसे करके डैन उस एलियन को खाई से नीचे ढकेल देता है और यहाँ पर डैन कहता है मर जा एलियन, तो वो एलियन फाइनली मर जाती है। अब डैन के डैड कहते हैं कि तुमने कहा मर जा एलियन, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बोल दिया? अगर पहले बोल देते तो पहले ही मर जाता एलियन, इतनी लड़ाई तो नहीं करनी पड़ती। अब हम देखते हैं कि डैन अपने घर वापस आ जाता है और उसने अपने डैड को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाता है। अब एलियन खत्म हो गए हैं और अब ये दुनिया और ये पूरी फैमिली सभी एलियन के टेंशन से निजात पा चुके हैं, तो ये पूरी फैमिली पहले से भी ज्यादा हैप्पी थी। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो। इसी प्रकार की मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।